चलिए, जय हिंद सभी को। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं और मजे में हैं। जहाँ पे माइक ऑन करना होगा ऑन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर नंबर 7, जो कि क्लास में हम लोग आधे से ज्यादा पढ़ चुके थे, लास्ट में केवल दो टॉपिक बचा था इसमें। तो अभी लेकिन इसको शुरू से स्टार्ट करेंगे। अभी सिर्फ स्क्रीन दिख रही है या मैं भी दिख रहा हूँ? ऑन करके एक माइक बोल आप दो। भी हम दिख भी रहे हैं दिख दिख रहे रहे हैं। हम क्यों दिख हैं। रहे हैं? हाँ। तो केवल ओनली कंटेंट पे किए हैं। ओके, चलो। फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। ठीक है। जैसा कि पहले ही बताए थे कि फिजियोलॉजी जो है थोड़ा सा उतना मजेदार सब टॉपिक नहीं है। इंजरीज बढ़िया टॉपिक है, लेकिन इसको हम लोग आराम से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फिजियोलॉजी क्या होता है ये हम बता दिए थे आप लोगों को। ठीक है, तो फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी का सीधा सीधा मतलब होता है कि स्पोर्ट्स का, यानी आप जो भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो या कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो, तो उसका आपकी हेल्थ पे, आपकी बॉडी पे क्या लॉन्ग टर्म और क्या शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट पड़ता है, उसी की स्टडी को हम स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। कैसे एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स एक्टिविटी आपको मदद करते हैं आपके बॉडी के फंक्शन में और स्ट्रक्चर में, कैसे डेवलप होता है आपका स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें फिजियोलॉजी में आती हैं। ठीक है। देखिए, अब ये बुक ओपन किए हो तुम लोग? बुक ओपन कर लो। बुक में तो कुछ ये होगा नहीं तो फिर ओपन करके क्या मतलब है। हम तो बस फिलहाल इस पे पीडीएफ पे ओपन किए हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारा आगे पीछे है। दिख रहा है, ठीक है, इसमें तो सही दिख रहा है इसमें। चलो ठीक है। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो क्या क्या कंपोनेंट्स थे ये हम लोग पढ़े थे? चार मेन कंपोनेंट्स हैं। स्ट्रेंथ है आपकी, स्ट्रेंथ मतलब कि आपके बॉडी में कितनी ताकत है। स्पीड, कितनी तेज आप दौड़ सकते हैं, कितनी तेज काम कर सकते हैं। इंड्योरेंस, आपके अंदर स्टेमिना कितना ज्यादा है, कितनी देर तक आप कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, कितनी देर तक आप कोई काम कर सकते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी बॉडी में कितना लचीलापन है। ये चार एकदम मेन फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्लास 11 के चैप्टर नंबर 5 में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़े थे। ठीक। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ का मतलब कि आपकी बॉडी में कितनी ताकत है। जैसे आप जिम जाओगे तो वहां पे आपकी जो है अपनी स्ट्रेंथ लगती है, वहां पे स्ट्रेंथ, अपने स्ट्रेंथ के, अपनी ताकत के हिसाब से आप डंबल्स को उठाओगे। ऐसा नहीं कि 20 किलो का डंबल उठा लिया। जितनी हमारे बॉडी में ताकत होगी उतना ही हम उसी के हिसाब से हम लोग डंबल्स उठाएंगे। इसके बाद आता है स्पीड। कोई भी चीज आप कितनी तेजी से कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग इसी चीज को वन बाय वन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक। इसके बाद आता है एंड्योरेंस, हमारा स्टेमिना, कि आप कोई भी काम कितनी देर तक कर सकते हो, कोई भी स्पोर्ट कितनी देर तक खेल सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी में आपकी जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, आप कितने लचीले हो, कितना अच्छे से आपकी बॉडी बेंड हो पा रही है, कितना आपके अंदर रेंज ऑफ मूवमेंट है। ये सारी चीजें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में आती है। ठीक है। कम एज के लोग होते हैं तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा अच्छी होती है। ठीक। मेरे भी शुभ भैया का नेट नहीं काम कर रहा है। तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइन स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ पे ऐसी कौन कौन सी चीजें जो डिटरमाइन करती हैं? सबसे पहले कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके स्ट्रेंथ पे इम्पैक्ट डालते हैं? तो सबसे पहला क्या है? आपका साइज ऑफ मसल्स। ठीक है, जैसे कि 11th वालों को हम वर्ड पे पढ़ाते थे, टाइप
टाइप्ड रहता था पूरा प्रॉपर, उस तरह से पढ़ा रहे थे। ठीक है, आप लोगों को पूरा ये नोट्स अच्छा जाएगा, तो इसलिए आपको मैं इस पे नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप केवल बताता जा रहा हूँ, आपके पास नोट जाएगा, आप ऑलरेडी देख लोगे। साइज ऑफ मसल्स, साइज ऑफ मसल्स में अगर आपकी बॉडी की मसल्स जो है वो लार्ज रहेगी, तो जाहिर सी बात है उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ भी ज्यादा रहेगी। ठीक है, और तो इसलिए साइज ऑफ मसल्स काफी इम्पैक्ट डालता है। और ये भी सही बात है, वेल नोन फैक्ट है कि जो व्यक्ति ज्यादा बिगर है, ठीक है, ज्यादा बिगर है, वो जिसकी मसल ज्यादा बड़ी है, वो ज्यादा फोर्स लगा सकता है, वो ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है, वो ताकत ज्यादा लगा सकता है। ठीक है, दूसरा नंबर है बॉडी वेट। ये भी वेल नोन फैक्ट है कि जो इंडिविजुअल, जो व्यक्ति जिसका जो थोड़ा हैवी है, ठीक है, जो जो वजन में हैवी है, वो कहीं ना कहीं लाइटर वाले से ज्यादा ताकत रखता है, उसके अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ होती है किसी हल्के फुल्के आदमी के मुकाबले जो भारी भरकम आदमी होता है। ठीक है, तो इसमें लिखा भी हुआ है, इट इज द वेल नोन फैक्ट दैट द इंडिविजुअल्स हु आर हैवियर आर जनरली स्ट्रॉन्गर देन द इंडिविजुअल्स हु आर लाइटर। इसके बाद आता है मसल कंपोजिशन आपका। मसल कंपोजिशन में फास्ट ट्विच एंड स्लो ट्विच के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक, तो इसमें फास्ट ट्विच जो होती है वो व्हाइट कलर की होती है, और स्लो ट्विच जो होती है वो रेड कलर की होती है। ठीक, और फास्ट ट्विच जो होती है वो स्पीड में काम आती है आपके। जब हम लोग आगे स्पीड के बारे में पढ़ेंगे तो वो स्पीड में काम आती है, इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि फास्ट ट्विच जो है या स्पीड में क्या कौन सी फाइब्रेस काम आते हैं, तो आपको उस जगह पे फास्ट ट्विच पे ही क्लिक करना है। ठीक, क्योंकि स्पीड में फास्ट में काम हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए वहां पे फास्ट ट्विच आता है। एंड्योरेंस में क्या है, एंड्योरेंस में आपकी स्लो ट्विच काम आती है, क्योंकि एंड्योरेंस लंबे समय तक करना है। मान लो कि मुझे 50 किलोमीटर तक साइकिल रेस करनी है, तो लंबे समय तक करनी है, तो वहां हम खूब तेज तेज साइकिल तो चलाएंगे नहीं, आराम से चलाएंगे, क्योंकि देर तक चलाना है। इसलिए वहां पे स्लो ट्विच काम करती है, जो रेड कलर की होती है। इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, अब इसके बाद आता है इंटेंसिटी ऑफ द नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स का मतलब हमारे नसों में कितनी जान है। अगर आपकी नर्व्स कमजोर हो जाएगी तो भी आप कुछ भी नहीं उठा पाओगे, आपके अंदर स्ट्रेंथ रहेगी लेकिन उसके बाद भी आप कुछ नहीं उठा पाओगे अगर आपके नसों में जान नहीं है तो। ठीक है, तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि उस व्यक्ति की नसें ब्लॉक हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं, तो उसके अंदर उसके पास मसल्स हैं, उसके पास मसल्स अच्छी खासी है, लेकिन उसकी नसों में जान नहीं है, इसलिए वो कोई भी चीज उठा नहीं पाता। इसलिए कई बार देखते हैं कि कई लोगों के हाथ पैर में कहीं ना कहीं दर्द रहता है, क्योंकि उस जगह पे उस नसों में अच्छे से ऑक्सीजन भी सप्लाई नहीं हो पाता है। इस वजह से वो एरिया थोड़ा उनका ब्लॉक टाइप का रहता है और दर्द होता है। तो उनके नसों में जान होना भी जरूरी है, भले वहां मसल्स हो या ना हो। ठीक, तो ये आपके चार फैक्टर्स जो मैंने इसमें से चूज किए हैं, वो इम्पैक्ट डालते हैं आपके स्ट्रेंथ पे। ठीक है, कार्डियो रेस्पिरेटरी यहाँ आ गया। स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग 11th में चैप्टर 5 में भी पढ़े थे। मैक्सिमल स्ट्रेंथ पढ़े थे, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ पढ़े थे, और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस पढ़े थे। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में मतलब कि अब कितनी देर तक आपकी मसल्स काम कर रही है, उस जगह पे स्ट्रेंथ एंड्योरेंस लगता है। एक होता है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ। ठीक, मैक्सिमम स्ट्रेंथ का मतलब कि आप एक रॉड उठाएं जिम में, उसको खूब ताकत से आपको उठाना है, मैक्सिमम वो उठाना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रेंथ क्या होता है, जब आप अपने रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में ताकत लगाते हैं या वर्क करते हैं, उसी को हम रेजिस्टेंस, उसी को हम स्ट्रेंथ कहते हैं। जैसे वॉल को पुश करना तो वॉल रेजिस्टेंस है, पुशअप करना तो जमीन है। अपने रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जब हम कोई भी काम करते हैं उसे हम स्ट्रेंथ कहते हैं। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो गया कि आपने उठा लिया। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या होता है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ होता है जब आप जब आप जो है इसमें बहुत क्विक भी करना है और ताकत भी लग रही है, क्विकनेस भी है और ताकत भी लग रही है। फॉर एग्जांपल बॉक्सिंग, तो बॉक्सिंग में कभी देखा है कि कभी कोई ऐसे करके एकदम धीरे से मुक्का चला रहा है फिर वापस खींच रहा है, ऐसा तो कहीं नहीं होता है। क्विक, ठीक, क्विक करता है वो। क्यों, क्योंकि उसमें मतलब उसमें ताकत भी लग रही है और क्विकनेस भी है, इसलिए इसको हम लोग एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कहते हैं। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस किसको कहते हैं, आपने एक एक भारी चीज उठा ली,
अब उठा करके उसका हम उसको 20 बार कर लिए या 10 बार कर लिए, तो ये जो 10 बार हम कर रहे हैं वो हमारे स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को हमारे बता रहा है। ठीक है, हमारे मसल एंड्योरेंस के बारे में वो बता रहा है। ठीक, तो इसी के बारे में हम लोग देखते हैं। उससे पहले स्पीड देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके स्पीड पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो सबसे पहले आता है मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम। यहाँ पे हम एक पहले ही इसी को समझा दिए, स्ट्रेंथ समझ गए। इसमें पता नहीं कहाँ कहाँ दिया है, इतना अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, ढूंढते रह जाओ। ये स्ट्रेंथ है आपका। स्ट्रेंथ के बाद आता है स्पीड। स्पीड में क्या क्या चीजें इम्पैक्ट डालती हैं? मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के बारे में बता दिया मैंने। नसों के बारे में बात हो रही है। द रैपिड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स इज मेड पॉसिबल बाय रैपिड एक्सटेंशन इनहिबिटेशन ऑफ द कंसर्न मोटर सेंटर। ठीक, आपके जो नर्वस सिस्टम है, आपको कितने क्विक सिग्नल मिल रहे हैं वहां से। ठीक है, फॉर एग्जांपल रिएक्शन टाइम के बारे में मैंने क्लास में बताया था छिपकली का एग्जांपल देते हुए, जैसे महेंद्र सिंह धोनी का रिएक्शन टाइम देखो कितना अच्छा है। वो स्टंपिंग करता है, बॉल आई और क्विक किया। तो 3 लोग हैं मान लो, एक महेंद्र सिंह धोनी, एक दिनेश कार्तिक है, और एक केएल राहुल है। ठीक, तो तीनों का रिएक्शन टाइम अलग अलग है। हो सकता है किसी के हाथ में बॉल आए तो वो उतना तेजी से रिएक्ट ना कर पाए। हो सकता है महेंद्र सिंह धोनी के हाथ में बॉल है, वो तुरंत क्विक रिएक्ट करता है। तो सबका रिएक्शन टाइम पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम, कि आपको कितनी जल्दी कितनी क्विक आपको सिग्नल मिल रहा है। जैसे रेस में देखते हो ना, वो गन शूट करता है और गन शूट करते ही आपका दिमाग सिग्नल दे देता है कि अब आपको भागना है। तो किसका कितना तेज वर्क करता है, इसको हम लोग कहते हैं मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम में आता है। ठीक है, तो वो रिएक्शन टाइम आपके नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करता है। आपको माइंड से कितनी जल्दी सिग्नल्स मिल रहे हैं, वो बॉडी आपकी कितनी तेजी से रिएक्ट कर रही है। तो स्पीड भी जो है वो उस पर डिपेंड करती है। ठीक, स्पीड भी कहीं ना कहीं इस चीज पे हमारे डिपेंड करती है। इसके बाद आता है मसल कॉम्पोजिशन। आपकी मसल्स अच्छी होगी, आपके फास्ट ट्विच अच्छे से काम करेंगे तो आप तेज भाग पाएंगे। जैसे मैंने बताया था, फास्ट ट्विच जो होता है व्हाइट कलर वाला, वो होता है स्पीड में काम आता है। फास्ट स्पीड, इस चीज को इस तरह से याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, इसके बाद आता है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के बारे में अभी हमने बताया। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या होती है? स्पीड में काम आती है आपके। ठीक है, वो स्ट्रेंथ जो आपको क्विकली और पूरी जान लगाकर करनी होती है। जैसे कि बॉक्सिंग में मैंने बताया, कुश्ती में हुआ। कुश्ती में कभी देखा है किसी को कि आपने ऐसे उठाया और एकदम स्लो मोशन में पटक रहे हैं? ताकत भी लग रही है और क्विकनेस भी है, तुरंत उठाया तुरंत पटक दिया मैंने उसको, है ना। तो कुश्ती हो गया, बॉक्सिंग हो गया, ये सारे गेम्स में एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ लगाई जाती है। ठीक, इसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी। स्पीड में भी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी एक अलग पार्ट भी है जिसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन स्पीड में भी फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्लेक्सिबिलिटी, जो जितना ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा उसकी स्पीड उतनी ज्यादा अच्छी होगी। समझ गए? अब ऐसे कौन कौन से चीजें हैं जो इम्पैक्ट डालती हैं आपके एंड्योरेंस पे? एंड्योरेंस मतलब कि आपके अंदर स्टेमिना कितनी है। ठीक है, तो हर गेम में स्टेमिना की जरूरत पड़ती है। तो कौन कौन से इम्पैक्ट पड़ रहे हैं हमारे, हम लोग अभी वो देखेंगे। ठीक है, एरोबिक कैपेसिटी की बात जब भी होगी, क्वेश्चन पूछता है, देखो नीचे दिया भी है, एक क्वेश्चन दिया भी है एरोबिक कैपेसिटी से रिलेटेड। मीटर, ये एरोबिक एक्सरसाइज, एनारोबिक एक्सरसाइज। ये देखो, डैश सिस्टम प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग 5000 मीटर रेस। लंबी रेस एरोबिक। अभी हम लोग शायद पिछले चैप्टर में या किसी चैप्टर में हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं थोड़ा सा, एरोबिक एक्सरसाइजेस के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, एरोबिक एक्टिविटी के बारे में पढ़े हैं। ठीक, तो इसमें क्या है? ऑक्सीजन इनटेक, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन अपटेक,
एंड एनर्जी रिजर्व। अब इसको इस तरह से समझिए कि हमारी बॉडी में ब्लड तक अल्टीमेटली ऑक्सीजन जो चाहिए वो किस तरीके से आएगा। जितना हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल होगा प्रॉपर, ब्लड के थ्रू सप्लाई होगा, उतनी एनर्जी हमारे अंदर देखने को हमें मिलेगी, उतना हम एनर्जेटिक फील करेंगे। कोई भी स्पोर्ट्स खेलने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक, एकदम शुद्ध बात भाषा में बता रहे हैं। इसी चीज को आप उतार दीजिएगा, लंबा आंसर बड़ा आंसर पूछ दिया तो। ठीक है, तो ज्यादा एनर्जी किस तरीके से आएगी कि आप बॉडी में कितना ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं। जब आप नोट्स देखेंगे तो आप आराम से इसको समझ जाएंगे कि मैंने क्या चीज को अच्छे से बताया था। ठीक है, स्वाति भी आ गई। तो हम लोग कितना ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं, किस तरीके से आप ऑक्सीजन यूटिलाइज कर रहे हो, कि वो ब्लड को हेल्प कर रहा है अलग अलग जगह पहुंचाने में। ठीक है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। जितने अच्छे से आप ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हो, उतना अच्छा आपका एंडोरेंस होता है। ठीक है, और आपका अपने ब्रेथ पे कितना कंट्रोल है, ये भी आपके स्टेमिना बिल्डिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसमें सिंपल है, ऑक्सीजन इनटेक, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन अपटेक एंड एनर्जी रिजर्व। ठीक, इसी में आता है लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। लैक्टिक एसिड टॉलरेंस मतलब हमारी बॉडी कितनी अच्छी तरीके से लैक्टिक एसिड को टॉलरेट कर पा रही है। जितना बेटर वे में हम लैक्टिक एसिड को टॉलरेट कर पाएंगे, उतना ज्यादा देर तक हम कोई भी स्पोर्ट्स खेल पाएंगे। ठीक है, जितना अच्छा हमारी बॉडी लैक्टिक एसिड को, तो ये भी हमारे एंडोरेंस में बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डालती है लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। ठीक, जितना अच्छा हम लोग की बॉडी लैक्टिक एसिड को टॉलरेट करेगी, उतना अच्छा हमारा, उतनी देर तक हम किसी भी स्पोर्ट्स में खेल पाएंगे। मूवमेंट इकोनॉमी। मूवमेंट इकोनॉमी, मूवमेंट इकोनॉमी क्या है का मतलब, दो लोग भाग रहे हैं। ठीक है, दो लोग आप भाग रहे हैं, और एक एथलीट और एक नॉर्मल इंसान है। तो एक एथलीट जो भाग रहा है वो भी उसी स्पीड से भाग रहा है, और जो नॉन एथलीट है वो भी उसी स्पीड से भाग रहा है। तो मगर जो नॉन एथलीट है वो अपनी एनर्जी को ज्यादा लगा दे रहा है, ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, ज्यादा खर्च हो रही है उसकी एनर्जी। और जो एथलीट व्यक्ति है, स्पोर्ट्स पर्सन है, उसकी जो एनर्जी लग रही है वो कम लग रही है। ठीक है, इसलिए मूवमेंट इकोनॉमी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो जो नॉर्मल रनर की ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी तो वो ज्यादा देर तक भाग भी नहीं पाएगा। और हम लोग बात कर रहे हैं इंड्योरेंस की, तो इस जगह पे लंबे दूरी तक दौड़ना है, लंबे देर तक काम करना है, तो कहीं ना कहीं मूवमेंट इकोनॉमी भी बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डालता है। ठीक, उसके बाद आता है मसल कॉम्पोजिशन। मसल कॉम्पोजिशन में बिल्कुल मसल का इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा, मैंने पीछे ही बताया था। वाइट ट्विच और फास्ट ट्विच एंड स्लो ट्विच वाले बात। तो फास्ट ट्विच जो था, वो फास्ट ट्विच, फास्ट मतलब स्पीड, स्पीड में वो स्पीड में चला जाएगा आपका फास्ट ट्विच फाइब्रेस। और जो व्हाइट कलर का होता है, और जो रेड वाला होता है आपका स्लो ट्विच, तो हम लोगों को कुछ लंबे समय तक काम करना है, धीरे धीरे करना है, तो वो स्लो ट्विच में आता है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे स्लो ट्विच जो है बहुत ज्यादा काम करता है आपका। और व्हाइट ट्विच एंड स्लो, सॉरी, फास्ट ट्विच एंड स्लो ट्विच, व्हाइट वाला और रेड वाला, ये दोनों ही आपके स्पीड, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस पे इम्पैक्ट डालता है। ठीक, इसके बाद आता है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। तो ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे। तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं। आपकी मसल्स स्ट्रांग होगी तो कहीं ना कहीं आप उतने ज्यादा फ्लेक्सिबल मूवमेंट कर पाओगे, ज्यादा अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हो। योगा प्रैक्टिशनर को देखो कितने अच्छे से उनकी स्ट्रेचिंग वगैरह होती है। ये सारी चीजें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में आती है। तो सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी में आती है आपकी मसल स्ट्रेंथ। ठीक, तो जितनी अच्छी आपकी मसल्स हैं, उतना अच्छा मसल में आपके जान है, ताकत है, उतना अच्छा आप स्ट्रेच कर पाओगे। दूसरा है जॉइंट स्ट्रक्चर। तो जॉइंट स्ट्रक्चर क्या है, कुछ जॉइंट्स में ज्यादा और कुछ में कम मूवमेंट होती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी में हमें ये ध्यान देखना, मतलब ये हमें देखना होता है कि आप बॉडी के किस पार्ट को फ्लेक्सिबिलिटी
मतलब किस बॉडी के किस पार्ट पे आप, कौन से ज्वाइंट पे आप, उस पे फ्लेक्सिबिलिटी पे आपको काम करना है या काम कर रहे हो। ठीक है। तो कोई ज्वाइंट अगर उतना स्ट्रेच ना हो रहा हो, हम उसको जबरदस्ती कर देंगे तो कहीं ना कहीं हम इंजर्ड कर लेंगे अपने आप को। ठीक है। तो ठीक। उसके बाद आता है एज एंड जेंडर। जो कम एज के लोग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है मुकाबले बड़े बच्चों के, बड़े लोगों के मुकाबले। अब जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कि जिमनास्ट वगैरह में बचपन से ही बच्चों को डाल दिया जाता है जिमनास्टिक वगैरह में, और उनकी स्ट्रेचिंग वगैरह, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है। और वो छोटे बच्चे कहीं से गिर भी जाते हैं, बेड से गिर गए, इधर उधर गिर गए, उनकी फ्रैक्चर नहीं होता, उनको इंजरी उतनी नहीं होती है। हम लोग कहीं से गिरेंगे, या हम जो 60 साल वाले हैं, बूढ़े लोग हैं, या हम ही लोग के एज के लोग कहीं से गिरेंगे, तो हम लोगों को चांसेस है कि ज्यादा इंजरी हो जाए, फ्रैक्चर्स हो जाए। ठीक है। तो एज एंड जेंडर भी हमारे फ्लेक्सिबिलिटी पे इम्पैक्ट डालता है। इसके बाद आता है स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप एक मसल को किस लेवल तक आप स्ट्रेच कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद आता है इंटरनल इन्वायरमेंट, कि आपके बॉडी के अंदर कितनी हीट जनरेट हो रही है। ठीक है। सुबह सुबह कभी आप ठंडी में जब कोई भी एक्सरसाइज करो, गेम ही खेलने चले जाओ, हम लोग भी फुटबॉल जब ठंड में खेलने जाते थे तो पैर का नीचे वाला जो तालू होता है वो एकदम ठंडा रहता था। तो अब उस पे हम लोग जब फुटबॉल को मारते थे तो हम ही लोग को चोट लगती थी वार्म अप करते टाइम। तो लेकिन अब मन भी नहीं करता है सुबह सुबह खेलने का, तो क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर हीट नहीं जनरेट हुई होती है। लेकिन जब थोड़ी देर, 15 मिनट 20 मिनट बाद जब धीरे धीरे खेलने लगते हैं, बॉडी गर्म होने लगती है, हीट जनरेट हो जाती है बॉडी में, तब हम उसको प्रॉपर वे में परफॉर्म कर पाते हैं, प्रॉपर वे में खेल पाते हैं। ठीक है। तो आप सुबह सुबह उठ करके कभी भी, गर्मी के टाइम पे जरूरी नहीं, ठंडी के टाइम पे कभी भी कुछ भी आप स्पोर्ट्स खेलने जाओ, आप उस तरह से आपकी बॉडी खुली नहीं होगी, है ना, थोड़ा सा जकड़न रहेगा। तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करेंगे, हाथ की पैर की इधर उधर थोड़ा वार्म अप करेंगे, तब जाके हमारे अंदर स्ट्रेचेबिलिटी हमारी बढ़ेगी थोड़ी, तब हमारी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ेगी। इसलिए इंटरनल इन्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। ठीक है। अगर आपकी बॉडी ठंडी रहेगी तो वो कभी भी फ्लेक्सिबल नहीं हो सकती। ठीक। इसके बाद आता है प्रीवियस इंजरी। अगर आपको पहले कभी इंजरी हो चुकी है, या तो उस वजह से अभी आपकी किसी बॉडी वो पार्ट पे हो सकता है कि वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी आपकी कम हो जाए। इसलिए कई बार, जैसे मैंने क्लास में बताया था कि जब मेरा ये वाला हाथ टूटा था, तो जब इसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो चुकी थी और ये हाथ मेरा इतना हो गया, तो फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह उसमें काम करते हैं, डॉक्टर्स काम करते हैं, तब जा करके वो फ्लेक्सिबिलिटी बन जाती है। मेरे लेफ्ट लेग का जो अंगूठा है, वो भी फुटबॉल खेलते टाइम क्रैक हुआ था, थोड़ा सा टूटा था। तो उसमें भी ये चीजें हुई थी कि, तो उस पे मैंने ना प्लास्टर वगैरह नहीं कराया, केवल स्केल लगा के ऐसे पट्टी बांध करके, मतलब उस तरह से मैंने ठीक किया था डॉक्टर से पूछ करके। तो उसमें ये हुआ कि अब जैसे मैं कभी घर जाता हूँ छुट्टी पे ना, तो जैसे लेटा हुआ हूँ तो दीदी या मम्मी पकड़ के पैर ऐसे ऐसे करके उंगली खींचने लगते हैं ना, तो जब वो वाली उंगली कोई पकड़ता है तो मुझे बहुत दर्द होता है, क्योंकि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो चुकी है, उसमें अब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही, तो इसलिए वो पेन होता है। तो प्रीवियस इंजरी भी से भी आपके फ्लेक्सिबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। समझ गए। इसके बाद आता है आपका, अच्छा इसमें 40 मिनट में ना क्लास बंद होगी, तो अभी कितना मिनट बचा है, कहाँ दिखता है, हमें नहीं पता। किसी को शो हो रहा है? माइक ऑन करके बोल दो। सो गए क्या जी सब? नहीं सर, नहीं हो रहा सो। नहीं हो रहा है। 40 मिनट में क्लास क्योंकि ओवर होती है ना, कहता है कि वो ले लीजिए, क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए साल भर का, तब जा करके हम आपको पूरा देंगे और पूरा छूट करेंगे, नहीं तो 40 मिनट पढ़ाइए। जिसको कैमरा ऑन करना है, जिसको वो ऑन करना है, माइक ऑन करना है, एकदम ऑन करके आराम से रह सकता है। ठीक है। Redmi 8 में भी ये दिव्यांश हो। अच्छा, हम जिसको लिंक भेजे सिर्फ वही ना ज्वाइन कर सकता है, बाकी लोग तो ज्वाइन कर नहीं पाएंगे। दिव्यांश अपना वो माइक जरा ऑन करो एक बार, श्योर हो जाए कि तुम ही हो।
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, चलो ठीक, समझ गए तो भी। हेलो। अब एक्सरसाइज के इफेक्ट क्या पड़ते हैं हमारे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। ठीक है, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट की बात कर रहा है वहां पे, रेस्पिरेटरी का मतलब होता है हमारे लंग्स की बात कर रहा है। तो कार्डियो में मेन काम हार्ट का ब्लड को पंप करना है, और रेस्पिरेटरी में ऑक्सीजन को सप्लाई करना है। दोनों का मिलजुल के काम होता है, तो ही अच्छे से बॉडी हमारी फंक्शन कर पाती है। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो दोनों ही चीजों पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक, तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो देखना है, कि एक्सरसाइज से हमारे 10 मिनट में होगा ना, 10 मिनट में हम कार्डियो रेस्पिरेटरी खत्म कर देंगे। 10 मिनट टाइम दिया है, खत्म होगा। तो एक्सरसाइज से हमारे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, इंक्रीज इन द साइज ऑफ हार्ट। वी विल व्हेन वी परफॉर्म रेगुलर एक्सरसाइज द मसल्स ऑफ द हार्ट इंक्रीज इन साइज एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, देखो हार्ट भी एक मसल है हमारी, मसल्स है पूरी वो। ठीक है, तो जैसे हम लोग अलग अलग बॉडी पार्ट को, लेग्स को, हैंड्स को की एक्सरसाइज करते हैं, तो उसी तरीके से हमको अपने हार्ट के लिए भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, नॉन कॉल है। हेलो। हेलो उमंग भाई। जय हिंद, कौन? भाई शाश्वत बोल रहा हूँ। शाश्वत, मुझे तुम 15-20 मिनट बाद कॉल करो या आधे घंटे बाद कॉल करो, तुम्हारा वो नंबर लगता ही नहीं है। 15-20 5 मिनट बाद मुझे कॉल करो, ठीक है? ओके। और डैडीज में थोड़ी एक मोबाइल नहीं उठा पाएंगे क्लास में। तो तरीके से हार्ट की भी एक्सरसाइज करनी चाहिए हमें। हार्ट की एक्सरसाइज कार्डियो से होती है, जिम में आप कार्डियो करते हैं। ठीक है, हमने हॉस्टल में कई बार कराया भी है कार्डियो लोगों को। उसके बाद इस पे सेकंड पॉइंट आता है, इंक्रीज इंक्रीजेस इन रेस्टिंग हार्ट रेट। इसमें क्या है, रेस्टिंग हार्ट रेट का मतलब जब हमारी बॉडी रेस्ट मोड में है, तब हमारा हार्ट किस हिसाब से बीट कर रहा है, किस तरीके से चल रहा है। जब आप एक्सरसाइज करते हो, उससे आपका हार्ट रेस्टिंग रेट इंप्रूव होता है, आप और एनर्जेटिक हो जाते हो, आपकी लाइफ जो है वो लंबी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इंक्रीजेस इन रेस्टिंग हार्ट रेट भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीजेस एट रेस्ट। जो अनट्रेन्ड लोग होते हैं उनका 50 से 70 ml पर बीट मतलब होता है, उनका हार्ट चल रहा होता है। ठीक है, और 50 से 70 ml बीट तक स्ट्रोक जो है आपको उनको देखने को मिलेगा, जो अनट्रेन्ड है। जो लोग ट्रेन्ड होते हैं उनका 70 से 90 ml तक होता है। इसको इस तरीके से पूछ सकता है कि इसमें मेरे ख्याल से उसका 50 से 70 वालों का नहीं पूछेगा, ट्रेंड वालों का पूछेगा, प्रोफेशनल वालों का पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेंड वालों का जान लीजिए। जो ट्रेंड होते हैं उनका जो हार्ट बीट स्ट्रोक होता है रेस्टिंग मोमेंट में, वो होता है 70 से 90 ml। और जिनका बेस्ट होता है इंड्योरेंस, उनका जो होता है 90 से लेकर के 110 ml पर बीट होता है। तो देखो ब्लड कितने अच्छे तरीके से उनकी बॉडी में सप्लाई होगा। जब हार्ट पंप होगा तो पूरे बॉडी में ब्लड की कितनी अच्छे से सप्लाई हो रही है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ठीक, चौथा नंबर है डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर भी अच्छा रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़ा हुआ नहीं रहेगा, अच्छा रहेगा, मेंटेन रहेगा। इसके बाद आता है इंक्रीज ब्लड फ्लो। एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ता है, ज्यादा से ज्यादा मसल्स तक ब्लड फ्लो, बट ब्लड का फ्लो जो है वो पहुंच जाता है। इसकी वजह से आपको जो नसों में दिक्कत होती है वो सारी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं। ठीक है, ये आपका इम्पैक्ट डालता है इस चीज पे। अच्छा, ये बता दो कि 40 मिनट जब हो जाएगा, 5 मिनट या 6 मिनट लगभग बचा है,
तो ये बता दो कि क्या इसके बाद कंटिन्यू करना है, इस 40 मिनट के बाद आज, कि कल करना है। और कल करना है तो कल दिन में करेंगे, क्योंकि कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है 7 बजे से। कोई भी एक माइक ऑन करके बोल दे, सभी ऑन करके बोल दो कि इस 5 साढ़े 5 मिनट के बाद कंटिन्यू करें, या कल दिन का रख लें, जैसा बोलो। अरे बोल लो। स्वाति। मतलब मैच है तो क्लास ही लेना बंद कर दीजिए फिर। इंडिया पाकिस्तान के लिए ना कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और तुम भी देखना, लग रहा है माइक यहाँ पे लगा के बोल रही हो, इतना क्लियर आवाज आ रहा है। सर कल ही ले लीजिए, कल सुबह में ले लीजिए, सुबह कितने बजे? जब आप खाली हो। खाली तो हो जाएंगे, ये लेकिन जब ऐसे भी कैसे जब बताना। आप खाली हो? हमें भी तो खाली होना चाहिए। हाँ तो बताओ ना, टाइम बताओ। अब सर ऐसे कैसे बता दे, दोपहर में ले लीजिए फिर। आप दोपहर में ले सकते हैं, टाइम डिसाइड करो अभी। सर अभी एक आध और दो टॉपिक पढ़ा दीजिए ना, अभी कार्डियोवास्कुलर तो यही स्कूल में ही पढ़ाया था आपने, इससे ज्यादा ही पढ़ा दिया था स्कूल में। हाँ अरे बस अब 40 आखिरी मिनट कल 2 टॉपिक। क्या 40 40 तो मिनट वही मिनट और? तो बाद बोल रही अपने हूँ। आप ये ऑटोमेटिकली कट हो जाता है। हाँ ये कट हो जाएगा, तो फिर नया क्लास बनाना पड़ेगा, तो क्या मतलब इसको जब फिर से क्लास स्टार्ट करना लेना है तो पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते? कौन बोला? एक से। सर सब्सक्रिप्शन मत लीजिएगा झूठी का, मतलब कल ले लीजिए तब क्लास। अरे कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको इसी के बाद अभी फिर से स्टार्ट बटन दबा दूंगा, और सेम लिंक पे ही तुम लोग आगे चले आओगे तो आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहो तो अभी खींच देंगे, नहीं तो कल खींचेंगे, जैसा बताओगे वैसा कर लेंगे। खींच दीजिए अच्छी तब। देव्यांश, रेडी? देव्यांश, ये तो आ रहा है जा रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं। कोई नहीं, 3 मिनट बचा है। ले रहे हैं सर। जैसा बोलो तुम लोग, या कहो दिन में कल पढ़ा दे तो दिन में खूब दो स्वाति दो क्या ढाई घंटा करोगी? खींच दें। दिन में कल 2 ढाई घंटा, 12 बजे का टाइम रख दें। हाँ तब बारह ठीक बजे है। सर मेरा नहीं हो पाएगा, 12 बजे के बाद रखिए, 1 बजे या 2 बजे के लगभग में। 1 बजे, 1 बजे। हाँ ठीक है फिर। 1 से 3 तक चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है हाँ ठीक सर चलेगा। ठीक है। ठीक। हाँ ठीक। दिव्यांश बोलो। हाँ दिव्यांश, बोलो बोलो भाई दिव्यांश।